हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। दोस्तों, इस वीडियो में लैंग्वेज इंग्लिश एंड हिंदी प्रैक्टिस सेट पेपर देखने वाले हैं। यह वीडियो बीपीएससी ट्री 4.0 के लिए अत्यंत आवश्यक है। यह क्वालिफाइंग पेपर है, इसे क्वालिफाई करना अत्यंत आवश्यक है, तो आप लोग लास्ट तक जरूर बने रहिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, लैंग्वेज का जो है आपको टोटल क्वेश्चन जो है 30 देखने को मिलेगा, जो कि 30 अंक का होगा। ठीक है, 30 क्वेश्चन 30 अंक का होगा। तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। इससे पहले यदि आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए और एक बार वीडियो को शेयर कर दीजिए। तो चलिए, फर्स्ट क्वेश्चन है कि व्हेन डू यू यूजुअली कम टू दी ऑफिस। तो देखिए, इसका जो राइट आंसर होगा ये हो जाएगा बी ऑप्शन। क्या होगा? वी यूजुअली कम टू दी ऑफिस एट 10 o'clock। क्या होगा? बी ऑप्शन क्या होगा? राइट होगा। ठीक है, वी यूजुअली कम टू दी ऑफिस एट 10 o'clock। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर सेकंड है कि विच इज़ द लार्जेस्ट रिवर फ्लो इन इंडिया। तो देखिए, इसका जो राइट आंसर होगा ये होगा ए ऑप्शन, यानी द लार्जेस्ट रिवर फ्लोज इन इंडिया इज़ गंगा। ठीक है, तो इसका ए ऑप्शन क्या होगा? राइट होगा। ठीक है, ए ऑप्शन क्या होगा? राइट होगा। अब देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन की यदि बात करें, क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। क्वेश्चन नंबर 3 है, डायरेक्शन दिया है कि चूज द एंटोनिम ऑफ द गिवन वर्ड्स। यहाँ पे एंटोनिम खोजना है। देखिए, कहता है प्रोटीन। ठीक है, क्या है? प्रोटीन। तो प्रोटीन का अर्थ होता है अटल। क्या होता है? अटल होता है। ठीक है, उसके बाद एक जैसा। ठीक है, एक जैसा रहने वाला। ठीक है, एक जैसा रहने वाला। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ये होगा सी ऑप्शन, यानी चेंजेबल। ठीक है, इसका जो उल्टा हो जाएगा ये हो जाएगा चेंजेबल। ठीक है, चेंजेबल यानी एंटोनिम हो जाएगा आपको चेंजेबल। ठीक है, तो सी ऑप्शन क्या होगा? राइट होगा। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर जो है 4। क्वेश्चन नंबर 4 है, डायरेक्शन। कहता चूज द वर्ड दैट कैन सब्स्टिट्यूट द सेंटेंसेस। 4 है कि डिटेनिंग एंड कॉन्फिनिंग समवन। तो देखिए, 4 का जो हो जाएगा ये हो जाएगा सी ऑप्शन। क्या होगा? इंटरमेंट हो जाएगा। डिटेनिंग एंड कॉन्फाइनिंग समवन, इंटरमेंट, यानी इसका मतलब होता है नज़र बंद। ठीक है, क्या क्या होता है? नज़र बंदी। ठीक है, नज़र बंदी। ठीक है, उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर जो है, क्वेश्चन नंबर यदि बात करें तो यहाँ पे जो है इन देखिए, इंटेरोगेशन। इंटेरोगेशन INTROGATION। इंट्रोगेशन मतलब होता है पूछताछ। ठीक है, इंट्रोगेशन मतलब क्या होता है? इंट्रोगेशन मतलब होता है आपको पूछताछ। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे देखिए INTERRUPTION। इंटरप्शन मतलब क्या होता है? हस्तक्षेप। क्या होता है? हस्तक्षेप। ठीक है, इसका मतलब होता है हस्तक्षेप। ठीक है, उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर जो है, क्वेश्चन नंबर 5 है कि सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक, द डॉट डॉट ऑफ डायरेक्टर्स विल डिसाइड द प्लेंटी। तो 5 का होगा बी ऑप्शन, BOARD। तो देखिए, डायरेक्टर्स के समूह को BOARD बोर्ड कहते हैं, इसलिए बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जो है क्या होगा? सही होगा। ठीक है, तो पूर्ण वाक्य हो जाएगा द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स विल डिसाइड द पेनल्टी। तो बी ऑप्शन राइट होगा। नेक्स्ट 6 है कि द प्लुरल फॉर्म ऑफ वाइफ इज। तो देखिए, 6 का हो जाएगा ई ऑप्शन। द प्लुरल फॉर्म ऑफ वाइफ इज WIVES। ठीक है, वाइफ्स। तो द प्लुरल फॉर्म ऑफ वाइफ इज WIVES। नेक्स्ट 7 है कि द अर्थ इज डॉट डॉट अराउंड द सन। तो देखिए, इसका जो राइट आंसर होगा ये होगा बी ऑप्शन, यानी द अर्थ इज रिवॉल्विंग अराउंड द सन। तो इसका बी ऑप्शन क्या होगा? राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यदि देखें, क्वेश्चन नंबर देखिए 8। क्वेश्चन नंबर 8 है कि क्वेश्चन नंबर 8 है, मेक अ मीनिंगफुल वर्ड बाय एडिंग सफिक्स मेंट एंड चूज द बेस्ट आंसर। तो 8 का जो राइट आंसर होगा ये होगा सी ऑप्शन। क्या होगा? सी ऑप्शन। तो देखिए,
यहाँ पे हो जाएगा DEVELOPMENT, डेवलपमेंट। क्या हो जाएगा? डेवलपमेंट हो जाएगा। तो बनने वाला जो सही शब्द होगा ये होगा डेवलपमेंट। ठीक है, उसके बाद चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। अब यहाँ से हिंदी शुरू होता है। हिंदी है कि निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य अशुद्ध है? निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य अशुद्ध है? तो पहला ऑप्शन, मैं कहीं नहीं जाना है, ये क्या है? अशुद्ध है। मैं कहीं नहीं जाना है, ये वाक्य आपको क्या है? तो अशुद्ध है। ठीक है, अशुद्ध है। देखिए कि इस वाक्य में सर्वनाम संबंधित अशुद्धि मैंने है, जिसके स्थान पर मुझे सर्वनाम उपयुक्त होगा। ठीक है, क्या होगा? मुझे, यानी मुझे कहीं नहीं जाना है। ठीक है, मुझे कहीं नहीं जाना है। इस वाक्य में सर्वनाम संबंधी अशुद्धि है। शुद्ध वाक्य होगा कि मुझे, क्या होगा? मुझे कहीं नहीं जाना है। ठीक है, उसके बाद चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 है कि उसने कहा कि मैं परिश्रमी हूँ का सरल वाक्य क्या होगा? तो देखिए 10 का जो होगा ये ए ऑप्शन होगा। उसने स्वयं को परिश्रमी कहा। उसने कहा कि मैं परिश्रमी हूँ का सरल वाक्य होगा कि उसने स्वयं को परिश्रमी कहा। जिस वाक्य में केवल एक उद्देश्य और विधेय रखता है, ऐसे वाक्य को साधारण वाक्य कहते हैं। अनेक स्वतंत्र उपवाक्यों का जो समूह है, जो अर्थ के लिए एक दूसरे पर आश्रित नहीं होते हैं, उसे संतुष्ट वाक्य, ठीक है, कंपाउंड सेंटेंस कहते हैं। संतुष्ट वाक्य को यौगिक अथवा संयुक्त वाक्य भी कहते हैं। नेक्स्ट देखिए 11 है कि परसर्ग में कौन सा उपसर्ग है? परसर्ग में तो ए ऑप्शन। तो देखिए परसर्ग में पर उपसर्ग है। पर उपसर्ग से बना शब्दों का उदाहरण है परमार्थ। ठीक है, परमार्थ। उसके बाद है परतंत्र, परमार्थ, परतंत्र, परदादा, ठीक है, पर किया, ठीक है, क्या है? पर किया, परपोता, ठीक है, परपोता, परजीवी, ठीक है, परजीवी, परजीवी। उसके बाद है पराधीन, पराधीन, परदेश, परदेश, ठीक है, परदेश। उसके बाद परा उपसर्ग से बना शब्दों का उदाहरण पराकाष्ठा, पुराजय, पराक्रम, पराभूत। परि उपसर्ग से बना शब्द का उदाहरण होगा परिणत, परिज्ञान, परिधि, परिपक्व, परिकलन, परिकर। नेक्स्ट है कि व्यक्तित्व एक स्थिर अवस्था न होकर एक जो है एक समष्टि है, उपयुक्त रिक्त स्थानों की पूर्ति करे। तो 12 का होगा सी ऑप्शन, ज्ञात। क्या होगा? ज्ञात्मक। ठीक है, क्या होगा? ज्ञात्मक होगा। तो देखिए यहाँ पे दिए गए रिक्त स्थान की पूर्ति उपयुक्त होगी। व्यक्तित्व एक जो है स्थिर अवस्था न होकर एक ज्ञात्मक समष्टि है। मनुष्य का व्यक्तित्व समय के साथ परिस्थिति के अनुरूप ज्ञात्मक होती हैं। नेक्स्ट देखिए 13 है कि निम्न में से योग रूट शब्द का उदाहरण है। तो ए ऑप्शन, मनोज। तो देखिए योग रूट शब्द का उदाहरण मनोज है। योग रूट शब्द जो असामान्य या साधारण अर्थ को छोड़कर विशेष अर्थ बताता है। योग रूट का उदाहरण है पीताम्बर, जिसका साधारण अर्थ होता है पीला वस्त्र धारण करने वाला, लेकिन इसका विशेष अर्थ है विष्णु। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 14 है कि ऐसे शब्द जो संस्कृत और प्राकृत से विकृत होकर हिंदी में आए हैं खाली स्थान कहलाते हैं। तो 14 का होगा बी, तद्भव। तो ऐसे शब्द जो संस्कृत और प्राकृत से विकृत होकर हिंदी में आए हैं तद्भव कहलाते हैं। तद्भव शब्द की उत्पत्ति मूलतः तत्सम शब्दों से हुआ है। हिंदी भाषा में सर्वाधिक शब्द संस्कृत भाषा के जो है तत्सम और बदले विकृति रूप तद्भव से बना है। हिंदी भाषा में हजारों विदेशी शब्दों का भी समाहार किया गया है। ठीक, उसके बाद चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की यदि बात करें, क्वेश्चन नंबर देखिए 15। क्वेश्चन नंबर 15 है कि दिए गए समश्रुत भिन्नार्थक शब्द का उचित अर्थ ज्ञात कीजिए। तो देखिए यहाँ पे जो है अर्जन,
अर्जन का अर्थ होता है, एक अर्जन का अर्थ होता है कमाना, वहीं अर्चन का अर्थ होता है बाधा। ठीक है, क्या होता है? तो ए ऑप्शन, यानी कमाना, ठीक है, बाधा। तो अन्य संस्कृत भिन्नार्थक शब्द हैं व्यथा, रह रह कर में उठने वाली मानसिक टीस, कलेश जो है दुख का हल्का रूप कलेश होता है, पीड़ा, इसका उपयोग मुख्य रूप से शारीरिक एवं गौण रूप से मानसिक क्षेत्र में होता है, वेदना, मानसिक पीड़ा जब उक्त रूप धारण करती हैं तब वेदना कहलाती हैं। ठीक है, उसके बाद चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16। और देखिए क्वेश्चन नंबर 16 की यदि बात करें तो कहता है कि जो बहुत गहरा हो वाक्यांश के लिए एक शब्द का चयन कीजिए। 16 का होगा ए ऑप्शन, अगाध। तो देखिए जो बहुत गहरा हो वाक्यांश के लिए एक शब्द है अगाध, जिसमें कोई बाधा या रोक टोक न हो उसके लिए एक शब्द है अबाध, जिसका अन्य छोटी जाति में हो, जिसका जन्म छोटी जाति में हुआ हो उसके लिए एक शब्द है अंत्यज। ठीक है, जो न जाना जा सके उसके लिए एक शब्द है अज्ञेय। ठीक है, उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 17 कहता दिए गए किस वाक्य में जो है सकर्मक क्रिया है? तो 17 का होगा डी ऑप्शन। तो देखिए विकल्प में से एक से अधिक वाक्य जो है, जैसे राहुल ने केला खाया तथा श्याम फिल्म देख रहा है, ये इसमें जो है सकर्मक क्रिया है। ठीक है, सकर्मक क्रिया है। उसके बाद है कि सकर्मक क्रिया उस प्रकार की क्रिया को कहते हैं जिसमें कर्ता द्वारा किया गया कार्य किसी अन्य चीज़ को प्रभावित करता है। जब किसी वाक्य में कर्ता, क्रिया और कर्म तीनों उपस्थित हो तो वहाँ जो है सकर्मक क्रिया होती है। अकर्मक क्रिया उसे कहते हैं जहाँ कर्ता द्वारा किया गया कार्य किसी अन्य चीज़ों को प्रभावित नहीं करता है। नेक्स्ट 18 है कि वह जो है कल मेघालय जाएगा, इस वाक्य में कौन सा काल है? 18 का होगा सी, सामान्य भविष्यत काल। वह कल मेघालय जाएगा, इस वाक्य में सामान्य भविष्यत काल का प्रयोग हुआ है। भविष्य काल के 3 भेद है, सामान्य भविष्यत काल, संभाव्य भविष्यत काल, हेतु मध्य भविष्यत काल। तो जब क्रिया के भविष्य में होने की संभावना का बोध होता है तो उसे जो है संभाव्य भविष्यत काल कहते हैं। ठीक है, जब क्रिया के सामान्यतः भविष्य में होने का बोध होता है तो उसे जो है सामान्य भविष्यत काल कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 है कि निम्नलिखित शब्दों में पुल्लिंग शब्द की पहचान कीजिए। 19 का होगा सी, बचपन। तो बचपन शब्द जो है विकल्पों में पुल्लिंग है। संस्कृत में लिंग का अर्थ चिन्ह या निशान है। संज्ञा के जिस रूप से किसी जाति का बोध हो उसे लिंग कहते हैं। हिंदी व्याकरण में 2 लिंग है, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। नेक्स्ट फिर है कि अनुपात शब्द में कौन सा उपसर्ग है? तो बी ऑप्शन, अनु। तो देखिए अनुपात शब्द में जो है अनु है। अनु उपसर्ग का उदाहरण है अनुचर, अनुजीवी, अनुयान, अनुयायी, अनुकरण, अनुगमन, अनुपात, अनुकूल, अनुज्ञा। ठीक है, अनुमति। उसके बाद अन उपसर्ग से बना उदाहरण शब्द है अनंत, अनंग, अनंत, अनप्रत्यय, अनाप्त, अनावश्यक, अनावधान। ठीक है, अ उपसर्ग से बना शब्द है अवज्ञा, अवगुण, अवगत, अवपात, अवमानव। उसके बाद है अवकीर्ण। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फिर 21 है कि आज मुझे व्याकरण पढ़ाया गया। ठीक है, किस वाक्य का उदाहरण है? 21 का होगा ए ऑप्शन, कर्तवाच्य। तो आज मुझे व्याकरण पढ़ाया गया कर्तवाच्य का उदाहरण है। तो जिस वाक्य में क्रिया के कर्म का प्रधानता हो उसे कर्मवाच्य कहते हैं। ठीक है, उसके बाद देखिए कि क्वेश्चन नंबर 22 है अयोगवाह वर्ण है। तो ए ऑप्शन। तो देखिए अयोगवाह वर्ण अ है। ठीक है, अनुस्वार और विसर्ग न स्वर है न व्यंजन है। ठीक है, इनका योग न स्वर होता है और न ही व्यंजन, इसलिए इसे अयोगवाह कहलाते हैं। अयोगवाह स्वर के बाद आते हैं और स्वर से अलग रहते हैं। नेक्स्ट फिर देखिए 23 है कि सदैव में प्रयुक्त संधि का नाम। तो बी ऑप्शन, स्वर संधि। सदैव में स्वर संधि है। सदैव का संधि विच्छेद होता है सदा जोर एव। ठीक है, सदा जोर एव, सदैव। ठीक है, उसके बाद देखिए ऐ जो है वृद्धि स्वर संधि का उदाहरण है। क्वेश्चन नंबर 24 फिर है कि झगड़ालू में प्रत्यय पहचानिए। बी ऑप्शन, आलू। तो झगड़ालू में प्रत्यय आलू है। कहता ओरा प्रत्यय से बना शब्द है भगोरा। क्या है? भगोरा। उसके बाद है आपको हसोरा। ठीक है, चटोरा, चटोरा,
रा, ठीक है। उसके बाद है बटोरा, ठीक है। उसके बाद देखिए कि ईयल, ईयल प्रत्यय से बना शब्द है अरियल, ठीक है। ईयल प्रत्यय से बना शब्द है अरियल। उसके बाद है सरियल, ठीक है। उसके बाद है मरियल, मरियल। उसके बाद है दढ़ियल, ठीक है, दढ़ियल। उसके बाद ए प्रत्यय से बना शब्द है लठेत। नेक्स्ट फिर समृत, समृत स्वर है तो समृत स्वर है उह, यानी ए ऑप्शन। तो देखिए कि जिन्हा की ऊंचाई के आधार पर विवृत, अर्ध विवृत, ठीक है। उसके बाद है अर्ध समृत और समृत में स्वर को बांटा जाता है, ठीक है। समृत स्वर है ई उ उ, ठीक है। अर्ध समृत स्वर है ए ओ, ठीक है। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 26। अब 26 से 30 तक जो है गद्यांश दिया गया है। गद्यांश है कि विश्व की कोई भी ऐसी सभ्यता नहीं है जिसने वनों के मूल्य को न आंका हो। वन्य विभिन्न प्रकार के पशु पक्षियों तथा प्रजातियों के लिए जो है एकमात्र आश्रय स्थल थे, आज भी हैं। वनों के निरंतर काटने से इनके, देखिए कहता कि आज भी वन संरक्षण की आवश्यकता पहले जैसा ही हुई है। वनों में उगे पेड़ पौधे हमारी ईंधन की समस्याओं का समाधान करते हैं। इनमें हमें इमारतें, फर्नीचर आदि बनाने के लिए कई प्रकार की लकड़ियां प्राप्त होती हैं। साथ ही कागज़ बनाने के लिए कच्ची सामग्री भी उपलब्ध होती है, परंतु इन्हें काटने के साथ साथ इनका संरक्षण भी आवश्यक है। पेड़ पौधे जो है वर्षा कराने में सहायक बनकर पर्यावरण की रक्षा करते हैं और उसी जो है इनमें से कार्बन डाइऑक्साइड जैसी विषैली गैस को सोखने की क्षमता भी होती है, ठीक है, जिससे हवा में गैसों का संतुलन बना रहता है। ऐसा करके वे हमारी पृथ्वी को सुरक्षित रखते हैं, ठीक है। उसके बाद देखिए पर्यावरण की सुरक्षा के साथ हमारी सिंचाई और पेयजल का समाधान भी वनों के संरक्षण से ही संभव तो हो सकता है। वनों के कारण ही नदियाँ अपने भीतर जल की अमृत धारा जो संजो कर प्रवाहित हो रही है। फिर 26 है कि वनों का मूल्य आंकने का अर्थ है। तो 26 देखिए वनों का मूल्य आंकने का अर्थ है कि वनों का महत्व समझना, ठीक है, वनों का महत्व समझना। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आश्रय स्थल से अभिप्राय है। आश्रय स्थल से अभिप्राय रहने का स्थान, ठीक है। तो पशु पक्षियों का आश्रय स्थल जंगल, नेशनल पार्क, अभयारण्य है। वनों की अविवेकपूर्ण कटाई से आश्रय स्थल में भारी कमी आई है। इससे जैव विविधता में भी कमी आई है। नेक्स्ट कहता वनों के संरक्षण से अभिप्राय है। तो 28 का होगा बी ऑप्शन, वनों को बचाना। वनों के संरक्षण से अभिप्राय वनों को बचाना है। पर्यावरण की दृष्टि से 33% जो कुल भूभाग का वन होना अनिवार्य है। तो बी ऑप्शन क्या होगा, राइट होगा। बी ऑप्शन क्या होगा, राइट होगा। तो देखिए यदि आप जो है लैंग्वेज के अलावे जीके जीएस, ठीक है, मैथ, जीके जीएस, मैथ, साइंस का जो है प्रैक्टिस सेट देखना चाहते हैं तो आप जो है प्लेलिस्ट के जरिए देख सकते हैं। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 29 है कि वन पर्यावरण की रक्षा किस प्रकार करते हैं। तो 29 का होगा सी ऑप्शन, यानी वर्षा कराने में सहायक बनकर। वन पर्यावरण की रक्षा वर्षा कराने में सहायक बनकर करते हैं। वन वर्षा के जल को भूमिगत में जाने में भी मदद करती है। वन वर्षा जल की भूमिगत स्तर को बढ़ाने में भी मदद करती है। वन CO2 गैस को जो है अवशोषण कर वैश्विक तापमान को बढ़ाने से रोकती है। नेक्स्ट फिर 30 है कि नदियों में जलधारा किसके कारण प्रभावित हो रही है। ए ऑप्शन। तो देखिए नदियों में जलधारा वनों के कारण प्रभावित हो रही हैं, वनों के कारण। तो ये ऑप्शन क्या होगा, राइट होगा। वन के कारण वर्षा होती है, वन के कारण पर्यावरण संरक्षण होती है। वनों से हमें इमारती लकड़ी, औषधियाँ, ऑक्सीजन आदि प्राप्त होती है। मानव एवं वन्य जीव की जीवन पर वन पर निर्भर करती हैं। तो चलिए दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। यदि यह वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। साथ ही साथ कमेंट करके बताइए वीडियो आपको कैसा लगा, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।